नमस्कार दोस्तों, 4 मार्च 2024 साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक से एक कार्गो शिप एमवी अब्दुल्ला रवाना होता है यूएई के लिए। 23 क्रू मेंबर के साथ ये कार्गो शिप कैरी कर रहे थे लगभग 55,000 टन कोयले की। 11 मार्च 2024 शिप से एक मैसेज आता है इसकी ओनर कंपनी एसर शिपिंग ऑफ बांग्लादेश के पास, जहां पर लिखा था शिप के ऊपर अटैक किया गया है एक अनरिकॉग्नाइज्ड पायरेट्स ग्रुप की तरह और अभी शिप उनके कंट्रोल में है। 12 मार्च को ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे ये कंफर्म करता है कि 11 मार्च को इंडियन ओशन में सोमालियन कोस्ट से लगभग 600 नॉटिकल माइल डिस्टेंस में बांग्लादेशी कार्गो शिप एमवी अब्दुल्ला के ऊपर सोमालियन पायरेट्स ने अटैक कर लिया और उसको कैप्चर कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन तो फिल्मों में बहुत देखा होगा, पर आज के डेट में अगर कोई चीज आज भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो वो है द पायरेट्स ऑफ सोमालिया। साउथ अफ्रीका की ईस्टर्न कंट्री सोमालिया बहुत ज्यादा मशहूर है अपने पायरेसी प्रोफेशन के लिए। एशिया से जितने भी जहाज यूरोप में जाता है या यूरोप से जो भी जहाज एशियन कंट्री में आता है वो बेसिकली एक ही रूट का इस्तेमाल करते हैं, वो है सुएज कैनल। सुएज दुनिया का इकलौता ऐसा शॉर्टेस्ट कैनल है जो कि एशिया को यूरोप से जुड़ कर रखता है और इसलिए इस रूट को दुनिया का सबसे बिजीएस्ट वाटर रूट भी कहा जाता है। पर सालों से इस रूट में एक बहुत बड़ा चीज होते आ रहा है, सोमालियन पायरेसी, जिससे हर साल शिपिंग कंपनियों को मिलियंस ऑफ डॉलर की नुकसान होता है। और यहीं पर एक सवाल आता है दोस्तों कि क्या मजबूरी है ऐसा कि आज के डेट में जहाँ पर दुनिया इतने आगे बढ़ चुका है वहाँ पर सोमालियंस आज भी इस प्रोफेशन में काम करता है। यूएस, रशिया, सऊदी अरेबिया, दुनिया के ऐसे तमाम ताकतें होने के बाद भी क्यों इस पायरेसी को आज भी रोका नहीं जा रहा? इंडिया के ओशन में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होता है क्या उसके लिए सिर्फ इंडियन कोस्टल गार्ड ही जिम्मेदार है? और हाल ही में जो इंडियन नेवी द्वारा एमवी रुएन को रिकैप्चर किया गया है, क्या इससे एमवी अब्दुल्ला को रिलीज किया गया है? सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों और कॉम्प्लिकेटेड भी, पर हर एक सवाल का आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है, बस हमें जरूरत है तो सिर्फ ढूंढने की। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सारे सवालों का आंसर ढूंढते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सालों से हमारे सागर महासागरों में क्या कुछ चलते आ रहा है। तो 11 मार्च को सोमालियन अटैकर्स ने, सोमालियन पायरेट्स ने जो अटैक किया था, इस अटैक को समझने के लिए दोस्तों हमें कुछ साल पहले जाना होगा, जहां से एग्जैक्टली इस अटैक की या फिर इस पायरेसी की शुरुआत होता है। अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा कंटिनेंट है दोस्तों जिसको इतिहास में डार्क कंटिनेंट या अंधेरा महादेश भी कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 19वीं सेंचुरी तक अफ्रीका पूरे दुनिया से आइसोलेट था। दुनिया के और सारे कंटिनेंट के साथ इस अफ्रीका और अफ्रीका के लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं था और इसी वजह से जब दुनिया के और तमाम महादेशों में ह्यूमन सोशलाइजेशन की विकास हो रही थी तब भी अफ्रीका वही पुराने वाले दौर में ही रह गया। इनके लोग, इनके जगह बहुत सालों तक दुनिया के सामने एक्सप्लोर ही नहीं हुआ और इससे अफ्रीका पूरी तरीके से एक अनडेवलप्ड कंटिनेंट बन गया। लोग बहुत बुरी तरीके से जीने लगा, ना उनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पहनने के लिए कपड़ा, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम थे और ना ही कोई घर। अफ्रीका के लगभग सारे देशों में इतना ही बुरा हाल चल रहे थे और इनमें से ही एक देश ऐसा भी था जिसका नाम था सोमालिया। अफ्रीका के एकदम पूर्वी भाग में रेड सी और अरेबियन सी के मिडिल में एक हॉर्न की तरह दिखने वाला कोस्टल एरिया को कहा जाता है सोमालिया। साल 1960 में सोमालिया को इंडिपेंडेंसी दिया गया। इसके 9 साल बाद 1969 में साइद बारी सोमालिया के प्रेसिडेंट बने। पर देश के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, अनस्टेबिलिटी, फ्रॉड, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रेसिडेंट सोएद बारी के लिए इतना चीज कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया। ऊपर से बहुत सारे छोटे बड़े आर्म्ड ग्रुप सरकार के खिलाफ हो गए और सोमालिया के छोटे छोटे हिस्सों को अपने कब्जे में लेने लगा। इनमें से सोमाली नेशनल मूवमेंट और यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और अपने ही देश के अंदर एक सिविल वॉर छेड़ जाता है।
इस सिचुएशन में 1992 में सोमालिया के प्रेसिडेंट सोएद बारी के प्रेसिडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और सोमालिया एक देश होते हुए भी इसका कंट्रोल किसी के पास नहीं रहता। सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गया कि हजारों लोग मरने लगे क्योंकि देश के अंदर कोई भी एक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं था। सोमालियन के इतने बुरे दौर में कुछ यूरोपियन कंट्री सोमालियन के कोस्टल एरिया को इल्लीगली यूज करने लगे। बड़े बड़े जहाज से सोमालिया के कोस्टल एरिया से इल्लीगली मिलियंस ऑफ डॉलर की फिशिंग करने लगे। साल में लगभग 300 मिलियन डॉलर की फिशिंग। इतने ह्यूज अमाउंट फिशिंग की वजह से सोमालिया के कोस्टल एरिया में सी फूड एक तरीके से खत्म होने लगा, जिससे सोमालियंस पीपल और ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए। ऊपर से और एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी सोमालियंस के साथ किया गया। यूरोपियन बहुत सारे देशों की इंडस्ट्री और हॉस्पिटल से निकलता हुआ रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव वेस्टेज को सोमालियन कोस्टल एरिया में फेंके जाने लगा क्योंकि सोमालिया में इस वक्त कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे और इस चीज़ को रोकने वाला या फिर इस चीज़ को देखने वाला भी कोई नहीं था। इन रेडियो एक्टिव वेस्टेज की वजह से सोमालिया के लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। उनमें कुछ ऐसा बीमारी देखा गया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, इन सारे वेस्टेज की वजह से लोगों के जाने लगी और सोमालियंस के लोग और ज़्यादा मुसीबत में पड़ गया। अब इस पॉइंट पे आप ही एक बार सोच के देखिए, किसी भी देश के लिए ये कितना बड़ा एक दर्दनाक चीज़ है। इस वक्त सोमालियंस लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था और वो है कि किसी भी तरीके से अपने कोस्टल एरिया में किसी और देश के बोट या शिप को किसी भी तरीके से आने से रोकना। और इसीलिए सोमालियंस लोगों ने कुछ लोगों की एक टीम्स बनाई, ग्रुप्स बनाई, ताकि इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख पाए। इनमें से कुछ टीम्स को नेशनल कोस्ट गार्ड वॉलंटियर ऑफ सोमालिया और कुछ लोगों को सोमाली मेरीन कहा जाता था। पर सिर्फ कुछ छोटे छोटे फिशिंग बोट से इतने बड़े बड़े यूरोपियन शिप्स को रोकना एकदम नामुमकिन सा हो रहे थे। शिप्स के ऊपर इलीगल फिशिंग की वजह से टैक्स भी लगाया गया पर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। तो फिर इसके बाद एक स्टेप आगे जाके कुछ आर्म्ड लोगों को एक प्रोटेक्शन फोर्स की तरह यूज किया जाने लगे। इनके काम होते थे आने वाले शिप्स या बोट को, इनके एरिया में जो भी शिप्स या बोट आते थे, इनके ऊपर टैक्स लगाना और इन शिप या बोट को अपने एरिया में बंदी बना के रखना। धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आया कि इससे अच्छा है कि जो शिप या बोट आते हैं उनको पूरी तरीके से लूट लिया जाए और उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। उसके बाद उस शिप को या फिर उस बोट में या फिर शिप में जो भी कैप्टन या फिर क्रू मेंबर थे उनको छोड़ने के लिए एक रैंसम का डिमांड किया जाए उनके गवर्नमेंट या फिर शिप के ओनर के पास। रैंसम किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, फ्री करने के लिए, रिलीज करने के लिए जो पैसे का डिमांड किया जाता है उसको ही रैंसम कहा जाता है। और धीरे धीरे इस तरीके से शुरुआत होती है द पायरेट्स ऑफ सोमालिया की कहानी। सोमालिया के अंदर इन सारे पायरेट्स की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि सोमालियन लोग भी ये समझते थे कि अपने कोस्टल एरिया को बचाना या फिर अपने देश को बचाना हर एक सोमालियंस की प्राइमरी ड्यूटी है। और इसी सपोर्ट और रिपुटेशन की वजह से पायरेसी इनके लिए एक बिजनेस बन गया। बहुत सारे बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर इनके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे और स्टॉक्स मार्केट की तरह ही इनका एक अलग ही फील्ड बन गया। धीरे धीरे जब सोमालियन पायरेट्स ने अपनी सोमालियन कोस्टल के बाहर भी पायरेसी करने लगा, जैसे कि अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में, इंडियन ओशन में, तो इन पायरेट्स की वजह से शिप कंपनीज अपने हर एक शिप की इंश्योरेंस करवाने लगे। बहुत सारे यूरोपियन शिप इंश्योरेंस कंपनी के पास, जैसे कि इंग्लैंड की हार्ट एक ऐसा ही शिपिंग इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब आप समझ रहे हो, धीरे धीरे इस पायरेसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक बिजनेस मॉडल बन गया। और आज के डेट में इन सोमालियन पायरेट्स की कनेक्शन अल शबाब से है। अल शबाब एक सुन्नी इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है और इस अल शबाब कनेक्टेड है अल कायदा से। और शायद इसी रीज़न है दोस्तों, किसी मुस्लिम कंट्री के जहाज को या फिर शिप को बंदी बनाने के बाद उनसे कुछ कम रैंसम लिया जाता है। पर जो भी हो, इस तरीके से इनके पूरे ग्रुप की सिस्टम चलता है। वैसे सोमालियन पायरेट्स ने साल 2000 से ही अपने पायरेसी का काम कर रहे थे, पर 2005 साल से सोमालियन पायरेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और हर एक शिप जो कि सोमालियन कोस्टल एरिया के गुजर रहे थे उनके लिए ये एक खतरा बन गया।
वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडियन ओशियन का मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडियन ओशियन में सिर्फ इंडिया का ही कंट्रोल्स है। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी देश का वाटर लैंड या फिर वाटर बॉर्डर किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। 1994 में यूएन ने किसी देश की वाटर लैंड की डिवीजन किस तरीके से होंगे इसके ऊपर एक लॉ बनाया, जिसको बेसिकली कहा जाता है लॉ ऑफ द सी। इस लॉ के अनुसार किसी भी देश के वाटर लैंड को या फिर वाटर बॉर्डर को या फिर वाटर बॉर्डर के जो एरिया होते हैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसका वाटर बॉर्डर कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले तो किसी भी देश के कोस्टल एरिया में एक बेस लाइन खींचा जाता है ताकि उस बेस लाइन के हिसाब से बाकी बॉर्डर को डिटरमाइन किया जा सके। तो जैसे यहाँ पर ये होता है बेस लाइन। इस बेस लाइन के अंदर जो एरिया रहता है इसको बोलते हैं इंटरनल सी। इसका पूरा हिस्सा इस देश का ही है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूरी में एक और लाइन इमेजिनरी खींचा जाता है और इसके अंदर एक जो एरिया होता है इसको कहा जाता है दोस्तों टेरिटोरियल सी। इस एरिया का भी पूरा का पूरा राइट इस देश का ही होता है। इसमें बिना परमिशन के कोई और देश के जहाज या फिर बोट एंट्री नहीं ले सकते। इसके बाद बेस लाइन से और एक 24 नॉटिकल माइल पे रेखा खींचा जाता है और इसके अंदर जो एरिया होता है इसको कहते हैं कंटिग्यूअस जोन। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस एरिया का राइट्स भी इसी देश के पास रहता है, पर अगर बाहर से कोई बोट या शिप या हेलीकॉप्टर इस एरिया में घुसते हैं तो सबसे पहले तो उसको वार्निंग दिया जाता है कि आप हमारे एरिया में आ चुके हो एंड उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता है, पर डायरेक्ट इसके ऊपर कोई भी बोट के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता। उसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूरी में और एक लाइन टाना जाता है और इस एरिया को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस एरिया में एक्चुअली बाहर के देशों का कोई भी शिप आ सकता है, घूम सकता है, या पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता एंड परमिशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर एक चीज़ है कि इस एरिया में फिशिंग कोई और देश नहीं बल्कि यही देश कर पाएगा और इस हिस्से में अगर तेल वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ निकलता है तो उसका जिम्मेदारी, उसका अधिकार सिर्फ इस देश का ही होगा। अब 200 नॉटिकल माइल के बाद इस बाकी एरिया को हाई सीज एरिया कहा जाता है और इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं ISA मतलब इंटरनेशनल सी बीच अथॉरिटी का। ये एक फ्री एरिया होता है हर एक देश के जहाज के लिए। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि इंडियन ओशन का पूरा जिम्मेदारी या फिर पूरा राइट्स इंडिया के पास नहीं है। अपने बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल पर यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे और एक बात क्लियर हो जाता है कि इस नॉटिकल माइल या फिर इस 200 नॉटिकल माइल एरिया के बाहर कुछ भी चीज़ अगर इंडियन ओशन में होते हैं तो उसके जिम्मेदार इंडिया नहीं होते हैं। पर हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि कोई भी कार्गो शिप मतलब MV शिप या फिर मार्चेंट वेसल जिसको कहा जाता है, मालवाही जहाज, अगर कुछ दिक्कत में पड़ते हैं एंड इंडियन कोस्ट गार्ड से कनेक्ट करते हैं तो इंडियन कोस्टल गार्ड ज़रूर मदद करते हैं। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि हर एक कोस्टल गार्ड के लिए ये एप्लीकेबल है कुछ इंटरनेशनल ट्रीटियों की वजह से। वैसे और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं समंदर को लेकर, जैसे समंदर में डिस्टेंस को किलोमीटर से नहीं बल्कि नॉटिकल माइल से मापा जाता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। वैसे ही समंदर के नीचे डेप्थ को फैथम यूनिट से मापा जाता है। 1 फैथम इज इक्वल्स टू 6 फीट। वैसे ही समंदर में वेलोसिटी या फिर स्पीड को नॉट यूनिट से मापा जाता है। 1 नॉट इज इक्वल्स टू 0.51 m पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब हम हमारे टॉपिक में फिर से वापस आते हैं। साल 2005 में बहुत सारे MV शिप्स को सोमालियन पायरेट्स ने अपने कब्जे में लेने लगा। बेसिकली इन पायरेट्स का टारगेट कुछ ऐसे शिप्स थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को कैरी कर रहे थे, जिसका स्पीड कम होते थे या फिर कुछ भी गार्ड वगैरह या फिर प्रोटेक्शन जिस शिप में नहीं रहते थे, क्योंकि इस शिप्स को अटैक करना सोमालियन पायरेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही आसान था। इस साल 2005 में ही यूक्रेन की जहाज MV पेंजिया को सोमालियन पायरेट्स ने हाईजैक किया था। 2006 में MV साफिना, MV रोजन ऐसे बहुत सारे जहाज़ों को बंदी बना रहा था। 2005 से लेकर 2011 तक सोमालियन पायरेट्स के लिए ये एक गोल्डन एरा था। 2011 में टोटल 212 अटैक्स किया गया था, जिससे वर्ल्ड बैंक की माने तो वर्ल्ड इकोनॉमी में $18 बिलियन की इफेक्ट पड़ा। और इसीलिए इंडियन ओशन, अरेबियन सी और गल्फ ऑफ एडन में इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। US, रशिया एंड इंडियन नेवीज और साथ ही साथ कॉम्बाइंड टास्क फोर्स हेवीली इन रूट्स पर काम करने लगे। इनमें से सबसे बड़ा ऑपरेशन था EU नेवल फोर्स का ऑपरेशन अटलांटा। ऑपरेशन अटलांटा को 2008 में लॉन्च किया गया था और अब इस ऑपरेशन की डेट को 31 दिसंबर 2024 तक
एक्सटेंडेड कर दिया गया है। 2011 के बाद इन सारे ऑपरेशंस के चलते सोमालियन पायरेसी मिनिमल हो गया था। 2015 से लेकर 2020 तक सोमालियन पायरेट्स ने सिर्फ 14 अटैक्स ही सक्सेसफुली कर पाया था और धीरे धीरे इंडियन ओशन लगभग एक सेफ जोन में आ गया। पर मेरीटाइम एक्सपर्ट्स की माने तो जब से मिडिल ईस्ट में इजराइल पैलेस्टाइन का फाइट शुरू हुआ है, हमास ग्रुप एक्टिव हुआ है, तब से कुछ महीनों से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में सोमालियन पायरेट्स की एक्टिविटी बढ़ने लगा है। जहां पर 2022 में 19 अटैक्स किए गए थे, वहीं पर 2023 में 22 अटैक्स सोमालियन पायरेट्स के द्वारा किया गया। मेरीटाइम एक्सपर्ट्स की माने तो बहुत सारे छोटे छोटे फिशिंग वेसल्स को इस बार टारगेट में लिया जा रहा है। पर 2017 के बाद 14 दिसंबर 2023 में सबसे बड़ा अटैक किया गया, जहां पर एक बल्गेरियन जहाज MV रुएन को सोमालियन पायरेट्स अपने कब्जे में ले लिया। MV रुएन बल्गेरियन देश के नेवी वाल्गार शिपिंग कंपनी के शिप है, जहां पर अराउंड 17 क्रू मेंबर्स थे। इसके साथ साथ कुछ ईरानियन फिशिंग वेसल्स भी सोमालियन पायरेट्स ने अपने कब्जे में लिया था। और रिसेंट डेज में 11 मार्च को बांग्लादेश की कार्गो शिप MV अब्दुल्ला को सोमालियन पायरेट्स ने अपने कब्जे में ले लिया और इसको अभी तक सोमालियन कोस्ट में लगभग 70 to 76 माइल्स ऐसे नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस में अपने कोस्टल एरिया में ही इनको हाईजेक करके अभी तक रखा गया है। पर एक बड़ी बात यह है कि 14 मार्च को इंडियन नेवी वारशिप INS कलकत्ता ने MV रुएन को रिकैप्चर कर लिया है। कुछ यूट्यूब चैनल और न्यूज़ मीडिया ने इस चीज़ को MV अब्दुल्ला के साथ मार्ज कर दिया है। आई डोंट नो किस लिए, पर कुछ न्यूज़ चैनल या फिर यूट्यूब चैनल शायद कुछ व्यूज पाने के लिए ये कह रहा है कि MV रुएन को रिकैप्चर करने का मतलब ये है कि MV अब्दुल्ला को रिलीज कर देना। मतलब आप ही सोचो कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये लोगों के मन में। पर खैर, उनके बात को मैं साइड में रखता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि MV अब्दुल्ला अभी तक सोमालियन पायरेट्स की कैप्चर में ही है एंड बहुत सारे इंटरनेशनल अथॉरिटीज एंड SR शिपिंग ऑफ बांग्लादेश के मेंबर्स उनसे कॉन्टेक्ट करने की ट्राई कर रहा है, पर अभी तक कुछ भी कनेक्शन हो नहीं पाया एंड एग्जैक्ट रैंसम अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया है। मे बी कुछ दिनों में कुछ डीलिंग किया जाएगा, क्योंकि ये तो एक बिजनेस है सोमालियन पायरेट्स की, तो ये तो करना ही है उनको। वैसे आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे नेवल फोर्सेस एंड ऑपरेशन एटलांटा, इतने सारे कोस्टल गार्ड होने के बावजूद ये चीज़ें हुआ कैसे? तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें लिंक है 19 नवंबर 2023 में रेड सी में किया गया हौती अटैक के साथ। हौती एक ईरानियन बैक्ड रेबल ग्रुप है जो कि इजराइल को अपना एनिमी मानता है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में नवंबर 2023 में 14 अटैक्स किया गया इन हौतीज की तरह और इसी वजह से इंटरनेशनल नेवल फोर्स इस एरिया में फोकस कर रहे थे, जिसके वजह से इंडियन ओशन के हाई सीज एरिया में थोड़ा कम ऑपरेशन किया जा रहा था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो फाइट चल रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, उनके वजह से ग्लोबली बहुत एरियाज में इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और ये अटैक्स भी इस इम्पैक्ट का ही एक रिजल्ट है। पर जो भी हो, बहुत सारे इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस, ऑपरेशन अटलांटा और कंबाइंड टास्क फोर्स इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है एंड आई होप कि बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे कुछ भी अपडेट अगर मेरे पास आता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर अपने यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट है उनमें मैं अपलोड कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको इन सारे जेन्युइन चीज़ें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और अगर आप चाहते हो कि हम और ज़्यादा काम करें और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए तो थोड़ा सा ज़रूर हेल्प करना। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इस वीडियो और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पाए। आप भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो नीचे दिए गए शेयर बटन के साथ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत है इसके पीछे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।